See, okay, first PU, even in the second PU also, first chapter you will get it from the Premchand, because he Premchand used to write very simple language. Even his stories are very familiar with us, like rural and urban. Even the simple languages he used to use while writing. Even you don't need any kind of dictionary while reading his stories. So this is also one Premchand story. This chapter name is a बड़े घर की बेटी. तो बड़े घर की बेटी दैट मीन्स कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी वाले बहुत पैसे वाले की बेटी थी तो उसे बड़े घर की बेटी कहा जाएगा. यहाँ पे वो भी मेंशन है कि वो पैसे वाले घर से आई थी, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसकी शादी के बाद उसे कुछ ऐसा मिलता है, मतलब कि जिस जैसे घर से वो आई होती है वैसा घर यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी शी हैज एडजस्टेड हरसेल्फ इन द करंट सिनेरियो. तो उसी को लेकर के कहा गया है कि बड़े घर की बेटी, मतलब कि उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज वगैरह थी जो अपने आप को काफी अच्छे से एडजस्ट कर लेती है उस इन्वायरमेंट में. इवन जब घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब घर टूटने लगता है, तब वो उस घर को बचा लेती है. तो इसीलिए उसे बड़े घर की बेटी कहा गया है कि उसके संस्कार ही वैसे होते हैं जो कभी भी किसी चीज को टूटने से हमेशा बचा लेते हैं. तो योर चैप्टर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. देखो, एक बेनी माधव सिंह थे जो गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे. मतलब कि जमींदार का मतलब जैसा होता है कि लैंडलॉर्ड. तो गौरीपुर गांव में वो रहते थे और उनके पितामह मतलब कि उनके एंसेस्टर्स जो थे काफी प्रॉपर्टी वाले हुआ मतलब करते थे जब हुए थे. लेकिन आज का सीन ये है कि इनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ ऐसा नहीं रह गया. एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था जो ही इनकी प्रॉपर्टी थी. गांव का पक्का तालाब और मंदिर, मतलब कि इनके एंसेस्टर्स ने ही तालाब और इवन मंदिर वगैरह जो उस गांव में बनवाए थे वो इनकी ही खानदान की निशानी थी. लेकिन आज ऐसा हो गया था कि इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उन सब की रिपेयरिंग कराई जाए, जस्ट लाइक अ रिनोवेशन कुछ किया जाए. जैसा होता है ना कि हमारे घर भी पुराना हो जाता है या बहुत सारी रिनोवेशन की जरूरत पड़ती है, कभी कबर्ड खराब हो जाते हैं उसकी भी रिपेयरिंग की जरूरत होती है, वैसा ही कुछ. कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, लेकिन अभी के प्रेजेंट टाइम में सिर्फ एक बूढ़ी भैंस थी, बफेलो, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था. मतलब कि वो कहने के नाम के लिए सिर्फ भैंस थी और उसके शरीर में सिर्फ बोन ही दिखाई देते थे. पर दूध बहुत देती थी, शायद दिया. क्यों? क्योंकि एक ना एक आदमी हमेशा हांडी लिए हुए उसके आसपास ही सवार रहता था. मतलब कि एक हांडी का मतलब समझ रहे हो ना, मट मट पॉट, बड़ा वाला मटका जैसे, उसे लेकर के वहीं पर खड़ा रहता था. क्योंकि लगता था कि दूध ज्यादा देती थी तो ऑब्वियसली दूध निकालने के लिए किसी न किसी बर्तन की जरूरत होती थी. बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके. ये तुम लोगों का एक क्वेश्चन है, बेनी माधव अपनी आधी से अधिक संपत्ति किसे दे चुके थे? तो बेनी माधव सिंह अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति वकीलों को दे चुके थे. क्यों? क्योंकि उनके ना मतलब कि जैसा होता है पहले के टाइम में संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत ज्यादा केस वेस गाँव में चलता होता था. तो आज भी ये वैसे बहुत सारे केस में इन्वॉल्व थे जिसकी हायरिंग वगैरह के लिए एडवोकेट लॉयर की जरूरत होती थी और उनकी फीस देने में ही इनकी सारी प्रॉपर्टी लगभग खत्म होने को थी. और उनकी वर्तमान आय मतलब कि प्रेजेंट एनुअल इनकम जो थी वो पर एनम 1000 रुपीज थी पर ईयर. ठीक है. ठाकुर साहब के दो बेटे थे, बड़े का नाम श्रीकंठ, छोटे का लाल बिहारी सिंह. बड़ा जो श्रीकंठ सिंह थे उन्होंने बीए की डिग्री ले ली थी बहुत मेहनत के बाद और एक किसी ऑफिस में नौकरी कर रहे थे. छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था. मतलब कि लाल बिहारी सिंह जो था ना वो अनपढ़ था, इलिटरेट, लेकिन पहलवानी किया करता था. जैसे हम तुम लोगों ने वो दंगल देखा ना, दंगल मूवी,
वही करता था गांव-गांव में, जगह-जगह घूम करके। तो जैसा कि अब दंगल करता था तो बॉडी शॉडी तो थी बंदे की, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। तो मतलब कि बॉडी शॉडी बना के रखा था, चेहरा भी काफ़ी बड़ा-सा दिखता था। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध, मतलब कि अप्रॉक्सिमेटली 2 लीटर, इट्स नॉट 2 लीटर। वो उतना सेर जो होता है ना, जैसे कि हम लोग केजी जानते हैं, केजी और 1 लीटर। तो सेर का मतलब क्या होता है ना कि अप्रॉक्सिमेटली 900, ऑलमोस्ट 900 के बराबर आता है। गाँव में एक्चुअली क्वांटिटी के लिए, मेज़रमेंट के लिए लोग आज भी ये सेर का यूज़ करते हैं। इट्स नॉट लाइक आवर 1000 ग्राम एंड इवन 1000 लीटर, सॉरी मिलीलीटर। उम, और श्रीकंठ सिंह की दशा जो थी बिल्कुल विपरीत थी। तो जो लाल बिहारी था वो 2 सेर ताज़ा दूध अकेले पी जाता था सुबह में, क्योंकि वो पहलवानी करता था, पहलवान था तो उसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी। लेकिन ये अ, श्रीकंठ जो थे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई के हवाले ही कर दी थी। उनका चेहरे पर ना मतलब कांतिहीन उनका चेहरा भी हो गया था, मतलब कि कोई ग्लो नहीं था, क्योंकि हर टाइम पढ़ते रहते थे। और इसी से वैदिक ग्रंथों को उनका विशेष प्रेम था। एक्चुअली श्रीकंठ सिंह को ना एक अलग से, मतलब नौकरी के साथ-साथ एक अलग सी हॉबी कह सकते हैं, उन्हें थी कि वो आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में ना उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था, इवन आयुर्वेदिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो इसीलिए शाम-सवेरे, मतलब कि सुबह और इवनिंग में उनके कमरे से प्रायः खड़ल की सुरीली कर्णमधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। मतलब वो खड़ल का मतलब समझते हो? वो जो मोर्टार हम लोग यूज़ करते हैं इवन व्हाइल मिक्सिंग द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, और लाइक जब हम चाय बनाते हैं तो उस वक़्त भी मसाला टी जब बनाने के लिए हम लोग जब उसे कूटते हैं किसी पाउडर फॉर्म में बनाने की चीज़ों को, मोर्टार हम लोग जिसे बोलते हैं। तो उनके कमरे से हमेशा उसकी आवाज़ सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से उनकी बड़ी लिखा-पढ़ी रहती थी। पहले के टाइम में पता है ना कि लाहौर इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। और कलकत्ते के वैद्य से, मतलब एक्चुअली आज भी ना कलकत्ते में बहुत ज़्यादा वैद्य वगैरह देखने को मिलते हैं। इवन लोगों का बहुत यकीन है आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ। तो उन सब के कॉन्टेक्ट में ये रहते थे। श्रीकांत इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। एक्चुअली श्रीकांत सिंह ने बीए जो की थी, मतलब कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो इंग्लिश में ऑनर्स किया था, मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर में। तो उस वक़्त के ज़माने में इतना आसान तो नहीं था कि इंग्लिश लिटरेचर में कोई बीए ऑनर्स कर ले। लेकिन फिर भी इंग्लिश के स्टूडेंट होने के बाद भी उनका इंग्लिश से कुछ उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, और ना ही कोई इतना लव एंड अफेक्शन दिखाते थे इंग्लिश को लेकर के। बल्कि कभी-कभी ना, मतलब जैसा होता है ना कि लोगों के सामने कभी किसी बात पर बात करना, कुछ डिस्कस करना, तो उस उन सब केसेस में क्या होता था कि ये ना इंग्लिश की कहीं न कहीं इंग्लिश को क्रिटिसाइज़ कर देते थे, ठीक है? अब लोग कहते थे भाई ये पढ़ लिख कर के आया है और इंग्लिश की ही बुराई करता है। इससे गाँव में उनका बड़ा सम्मान था। अब गाँव के लोगों के लिए इंग्लिश की बुराई कर दी अगर उनके सामने, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो गाँव के लोग श्रीकंठ की बहुत तारीफ़ करते थे इस बात। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते। मतलब कि ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, दशहरे में वो बड़े ही मतलब अपनी नौकरी पर से आते और गाँव में पार्टिसिपेट करते थे। इवन वहाँ पे कोई ना कोई एज़ अ कैरेक्टर भी रोल प्ले करते थे रामलीला। और गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। ये भी तुम लोग का एक क्वेश्चन है। गौरीपुर में रामलीला के जन्मदाता कौन थे? तो श्रीकंठ रामलीला के जन्मदाता थे, मतलब उन्होंने ही स्टार्ट किया था वहाँ पे रामलीला का। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। मतलब देखो, हिंदू रिलीजन से ना वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे और लोगों को भी इम्प्रेस करते रहते थे। और सम्मिलित कुटुंब के तो वो एकमात्र उपासक थे। मतलब उन वो जॉइंट फैमिली में बिलीव तो करते थे, लेकिन उनका ये भी कहना था कि आजकल की लड़कियों को ना जॉइंट फैमिली में रहने की जो मतलब इंटरेस्ट नहीं है, उसे मैं अच्छा नहीं समझता। लेकिन उनका कहना था कि अगर आपको लगता है कि आप जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकते और रहने के बाद अगर आपका लड़ाई झगड़ा या किसी और भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं,
मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो आप, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी खिचड़ी अलग ही पका लो। आप इन सबको लेकर के ना, उनकी वाइफ भी उनसे मतलब थोड़ा सा जस्ट लाइक अगेंस्ट में हो जाती थी। इवन गांव के कुछ लोग जो थे, वो भी यही कहते थे कि ये कभी तो कहता है ज्वाइंट फैमिली में रहो, और फिर कभी एक तरफ से एक दलील ये भी देता है कि अगर नहीं रह सकते तो दिन रात के झगड़े से अच्छा है कि आप अलग ही जाए। तो मेरे हिसाब से भी ये इसका सोच तो अच्छा ही था। आनंदी, अब देखो अब आनंदी की एंट्री हो रही है। ये तो बेनी माधव सिंह के घर की स्टोरी थी कि उनके घर में दो बेटे थे और उनके इनका क्या था। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, मतलब काफी खानदानी लड़की वही घर की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, ठीक है। और जैसा कि होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय गैजेटेड ऑफिसर होने के बाद, तो एक बड़ा सा क्वार्टर, लॉन, इवन नौकर चाकर सब कुछ मिलता है। तो उनके यहाँ भी एक बड़ा सा घर था, एक हाथी था, तीन कुत्ते थे, पांच बहरी शिकरे, मतलब कि छोटे छोटे पेट एनिमल्स भी थे। इवन झाड़ फरनोस ऑनरी मजिस्ट्रेट और रिन, जो एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भोग्य पदार्थ है, यहाँ सभी विद्यमान। कहने का मतलब कि जैसा एक ऑफिसर का घर होता है, वो कंप्लीटली वो घर था और सारी फैसिलिटीज उसके घर में थी। और उसके पिता का नाम था भूप सिंह। ये भी है, आनंदी के पिता का नाम क्या था? तो आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह था। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, मतलब काफी अच्छे टैलेंटेड इंसान थे वो भी। पर दुर्भाग्य से उनको एक भी लड़का नहीं था, मतलब उन्हें सिर्फ लड़कियां थी। सात लड़कियां हुई और दैवी से सबकी सब जीवित रहे। मतलब उस वक्त के जमाने में ना लोगों का मानना था कि अगर इतने बच्चे हैं तो एक आध तो मर भी जाते, लेकिन उनकी सातों बेटियां जिंदा रही। जब बेटियां उनकी बड़ी हुई तो शादी करने की बात आई। तो वो जैसा होता है ना कि इंसान शुरू शुरू जब कोई नया काम करने जाता है तो उसे ना अपने बजट का भी ख्याल नहीं रहता और बड़े एक्साइटमेंट के साथ अच्छे से काम करता चला जाता। इसी सब में क्या हुआ कि जब उन्होंने तीन लड़कियों की शादी कर दी, तो उन्होंने ना कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया, मतलब बजट का ध्यान रखा ही नहीं। और तीसरी बेटी की शादी करते करते ही ना उन पर थोड़ा सा लोन भी आया। और आनंदी जो थी, चौथी लड़की थी, मतलब कि फोर्थ नंबर की। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी, मतलब बाकी सारी बहनों से वो काफी ब्यूटीफुल और काफी सारी क्वालिटीज उसके अंदर थी। इससे ठाकुर भूप सिंह जो थे उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि अब इसकी शादी कहाँ करे और कैसे करे, क्योंकि ऑलरेडी उनके सर पे लोन था। और ये भी वो चाहते थे कि शादी भी अच्छी ही हो जाए, क्योंकि मेरी बेटी ये सबसे अच्छी है, और उसे ऐसा ना लगे कि पिताजी ने मेरी शादी अच्छी ना करी और मैं मतलब लकी नहीं हूं उनके लिए, ऐसा कुछ सोचने लगे। एक दिन श्रीकांत सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांग, शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। मतलब जैसे होता है ना, ये नगर निगम वाले म्युनिसिपल वाले भी आते हैं कभी कभी एज अ चंदा लेने के लिए कि कुछ हेल्प कीजिए सरकार की, गवर्नमेंट की, ये सारा काम हो रहा है आपके एरियाज में। तो वैसा ही वो गए। भूप सिंह जो थे ना, वो श्रीकंठ से इम्प्रेस हो गए और उन्होंने उसकी शादी आनंदी से करा दी। अब आनंदी से शादी तो हो गई, आनंदी अपने नए घर में आई। अब यहाँ तो वो आती है तो यहाँ सीन कुछ अलग ही था। कहाँ वो अपने घर में, इतने बड़े घर में रहती थी, लॉन वगैरह था, झूले थे, हाथी कुत्ते बिल्ली ये सब देखने की आदत थी, और फैसिलिटीज के नाम पर उसके घर में सब कुछ था। यहाँ जिस चीज की आदत उसे बचपन से थी, यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। हाथी घोड़ों का क्या कहना, यहाँ तो कोई सुंदर बहली तक नहीं थी, मतलब एक छोटी बकरी भी नहीं थी। रेशमी स्लीपर भी साथ लाई थी, मतलब उसका वहां पे लॉन था। तो जैसे कैसे हम लोग आजकल वो फैंसी चप्पल्स पहनते हैं घर में, जो किटन्स वाले ये सब वाले, तो वैसा कुछ लेकर आई थी कि मैं वहां लॉन में घूम करके पहन करके घूमेंगे लॉन में। लेकिन यहाँ तो लॉन तो था ही नहीं। मकान में खिड़कियां भी नहीं थी, मतलब जो घर था उसमें विंडोज भी नहीं थे। न जमीन पर फ्लोरिंग थी। यहाँ बाग कहाँ से मिलता। यह सीधा साधा गृहस्थ का मकान था, मतलब एक गांव में जैसा एक सिंपल नॉर्मल सा घर होता है वैसा ही था। लेकिन फिर भी आनंदी ने अपने आप को उस घर में एडजस्ट कर दिया।
और ऐसा लगा जैसे वो अपने घर में वो सारी चीजें कभी देखी ही ना हो, मतलब इसी घर में वर्षों से रह रही हो, ऐसा उसे सब दिखने लगा। अब देखो एक दिन क्या हुआ कि दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आए और अपनी भावत से बोला, मतलब भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी। आनंदी बेचारी खाना बनाकर ही उसका वेट कर रही थी कि लंच का टाइम हो गया। अब वो नया व्यंजन बनाने बैठी तो लेट तो होता ही थोड़ा सा। और वो भी जब देखती है हांडी में देखा तो उसमें पाव भर से ज्यादा घी नहीं था। तो पहले था ना, पहले लोग तेल की जगह पर घी का ही यूज करते थे खाना बनाने के लिए, आज भी बहुत सारे घरों में यूज होता है। तो देखती है तो पाव भर घी था, मतलब कि 250 ग्राम्स। बड़े घर की बेटी, उसने मतलब कंजूसी करना तो जाना नहीं था किफायत की, मतलब मुझे इसमें से काम भी करना है और कुछ बचा करके भी रखना है। किफायत का मतलब वही होता है कि थोड़े कम में काम करना। उसने सारा घी जितना भी था ना सब उस मांस बनाने में डाल दिया। लाल बिहारी जब खाने बैठा तो देखा कि दाल में घी नहीं था। बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा कि जितना भी घी था मैंने सब मांस बनाने में डाल दिया। लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों ही घी आया है और इतनी जल्दी उठ गया, ये कैसे? ये भी तुम लोग का एक सौ संदर्भ का क्वेश्चन है। अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया कि आज तो कुल पाव भर घी था, वो सब मैंने मांस में डाल दिया इसीलिए खत्म हो गया। अब जिस तरह ना सूखी लकड़ी जल्दी से जल जाती है ना, उसी तरह लाल बिहारी ये आंसर सुनने के बाद जल उठा। क्योंकि एक तो उसे भूख लगी हुई थी, उस तरह से इसे जवाब मिला तो और भी गुस्सा हो गया। लाल बिहारी को लगा कि उसकी भाभी, मतलब क्या बोलते हैं, अर्गू करना जानती है और वो शायद अर्गू कर रही है मेरे से। तिनक कर बोला मैके में तो जैसे घी की नदी बहती है आपके घर में, कि आप इस तरह से कह रहे हो कि पाव भरी घी था और खत्म हो गया। स्त्री गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे सही नहीं जाती। ये भी एक तुम लोगों का क्वेश्चन है। मतलब कि अब उसने उसके मायके के बारे में बात कर दी। अब उसे और भी गुस्सा, अब आनंदी को भी गुस्सा आ गया कि कोई कैसे इस तरह से बात कर सकता है। आनंदी मुंह फेर कर बोली हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई का हार खाए। मतलब आनंदी को थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया कि इस पाव भर घी के लिए ये ऐसे मुझसे बात कर रहा है। हमारे यहाँ तो इतना घी नाई का हार खा जाते हैं, मतलब कि हमारे यहाँ काम करने वाले जो नाई का मतलब बार्बर हो गया, कहाँ का मतलब कि जो सामान वामान लेने के लिए आते हो जाते हैं। लाल बिहारी जल गया और थाली उठाकर पटक दी, उसने फेंक दिया और बोलता है जी चाहता हूँ कि जीभ पकड़कर खींचूं। मतलब उसने भाभी के लिए ऐसा कह दिया। आनंदी का भी गुस्सा और बढ़ गया, मुंह लाल हो गया, बोली वह होते तो आज इसका मजा चखा। मतलब श्रीकंठ के बारे में उसने कहा कि श्रीकंठ तो थे नहीं क्योंकि वो नौकरी करते थे बाहर, घर आते थे सिर्फ सैटरडे को। अब अपर उजक्कर उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया। एक तो लाल बिहारी अनपढ़ गंवार था, उसे कुछ समझ में तो आता नहीं था और बात बोल दी। और आनंदी को भी लगा कि इस अनपढ़ गंवार ने ऐसे मेरे से बात की। लाल बिहारी की ना पत्नी जो थी ना, एक साधारण सी लड़की थी, मतलब जिससे उसकी शादी हुई थी। तो लाल बिहारी जो था एक तो पहलवान था, जब भी उसे गुस्सा आता अपनी बीवी पर हाथ उठा देता था, तो उसकी ये आदत हो गई। उसने क्या किया कि खड़ाऊ उठाकर, खड़ाऊ मतलब कि ऊंट चप्पल जो ऋषि मुनि लोग पहनते हैं ना, वो उसने खड़ाऊ उठा करके जोर से फेंका और बोला जिसके गुमान पर भूली हुई है उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। अब आनंदी ने अपना हाथ मतलब रोक करके उससे मतलब सर पे उसके लगने वाला था वो खड़ा, तो उसने हाथ से रोका तो उसका सिर बच गया, लेकिन उसकी उंगली में चोट लग गई। अब गुस्से के मारे आनंदी अपने रूम में जाकर चली जाती है। स्त्री का बल, साहस, मान और सम्मान उसके पति तक ही होता है।
अब उसे लग रहा था कि आज मेरे पति यहाँ नहीं है तो मेरा इस तरह से इंसल्ट किया जा रहा। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई थी। श्रीकंठ सिंह जो थे ना, वो शनिवार को घर आया करते थे, मतलब मंडे टू फ्राइडे वो उधर नौकरी करते थे और शनिवार को शाम को आते थे और इवन सैटरडे और संडे रहते थे, मंडे सुबह फिर चले जाते थे। बृहस्पतिवार को ये इंसिडेंट हुई थी, मतलब कि थर्सडे को। आनंदी 2 दिन तक अपने रूम में बंद रही, वो भवन में पूरा अंधेरा अंधेरा करके, ना कुछ खाया ना पिया, वो बस उनका इंतजार करती रही, मतलब श्रीकंठ के आने। अंत में शनिवार को वो नियमानुसार संध्या समय घर आए, मतलब कि शाम को जब वो आते थे तो गांव में जैसा होता है, इधर उधर के लोग जब भी मिल जाते हैं, लोग बातें करते करते रोक ही लेते हैं। रात के 10 बज गए तब वो अंदर आते हैं और फिर खाना खाने का टाइम हो गया था। फिर जैसे ही वो अंदर आते हैं तो खाना लगा दिया जाता है। तब तक लाल बिहारी श्रीकंठ को कहता है, भैया जरा भाभी को समझा दो, जरा मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाए। और बेनी माधव सिंह, मतलब कि उनके पिताजी जो थे, उन्होंने भी बेटे का सपोर्ट कर दिया। बोले हाँ, बहू बेटियों का ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे, मर्दों को जवाब देती थी। लाल बिहारी बोला, वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। मतलब उसे लग रहा था कि आनंदी बहुत बड़े घर की बनती है, इसलिए इस तरह से बात करती। तो श्रीकांत थोड़े से टेंशन में दिखे, बोले आखिर बात क्या हुई है। लाल बिहारी ने कहा कि कुछ भी नहीं, ये तो आप ही उलझ जाती हैं और अपने मायके के सामने हम लोगों को कुछ भी समझती। श्रीकांत खा पीकर आनंदी के पास गए, वो गुस्से से भरी बैठी थी। आनंदी ने पूछा कि चित्त तो प्रसन्न है, मतलब कि आप खुश दिख रहे हो। श्रीकांत बोले, बहुत प्रसन्न हूँ, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। ये भी एक सौ संदर्भ का क्वेश्चन है तुम लोगों का। आजकल तुमने ये घर में क्या उपद्रव मचा रखा है। आनंद की त्योरियों पर बल पड़ गया और आनंदी की वो और भी गुस्सा हो गई और बोली कि जिसने तुम्हें ये आग लगाई है, अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसका भी मुंह झुलस दूं। सिकंद बोले, अरे बात क्या हुई है, इतनी क्यों गर्म हो, जरा बताओ तो सही। आनंदी बोली, क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है, वरना ऐसा अनपढ़ गंवार छोकरा जो चपरासी करने के लायक भी नहीं है, चपरासी की नौकरी मुझे खराऊ से इस तरह नहीं मारता। शिकन बोले, मुझे साफ साफ बताओ बात क्या। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे किसी ने मैटर नहीं बताया। आनंदी बोले, तुम्हारे परसों लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, वही वाली सारी इंसिडेंट कि उसने पकाने को कहा, जो पाव भर घी था वो मैंने उसमें डाल दिया, दाल में घी नहीं था तो मुझ पर उसने खराउ फेंक दिया। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, गुस्से में आ गया, बोले यहाँ तक हो गया और इस छोकरे का यह साहस, मतलब ये छोटा होकर के इस तरह की हरकत करता है। आनंदी रोने लगती है और जैसा होता है कि आंसू देख करके लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। श्रीकंठ बड़े ही पेशेंस वाले इंसान थे, उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन वो भी ये बात सुन करके गुस्सा हो गए। रात भर मतलब वो सो नहीं पाए, इस राइट टर्न से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करते रहे और एक पल के लिए भी नहीं सोए। सुबह होते ही अपने पिताजी के पास जाकर बोले कि अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। इस तरह की बातें सुन करके और श्रीकंठ ने कितनी बार ऐसी बातों के लिए अपने दोस्तों को कितनी बार समझाया बुझाया था कि आज घर से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज उन्हें अपने ही मुंह से ऐसी बात कहनी पड़ी कि ये आज समझ में आया था कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है। मतलब दूसरों को कोई भी चीज ना हम जल्दी बोल देते हैं, अरे ऐसा कर लो, लेकिन खुद जब करने की बात आएगी तब हमें समझ में आएगा कि आखिर प्रॉब्लम कितनी सारी है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों। श्रीकांत बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है और मेरी पत्नी का भी इज्जत का ख्याल रखना मेरा ही धर्म है। और
इस तरह से कि मेरे नहीं रहने पर मेरी पत्नी का इस तरह से कोई खरा उठा करके उसे मार दे, जूतों की बौछार हो, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कोई 1-2 कह ले, वो मैं सह सकता हूँ, ठीक है, आप बात से कहो, लेकिन उसके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत जिसने भी की है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे और श्रीकंठ के ऐसे तेवर देखकर ये बेनी माधव सिंह भी शॉक थे। सिर्फ बेटे से इतना ही बोले, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, इस तरह औरतों की बातें ना में आकर के ना घर बर्बाद हो जाता है, उनको सिर मत चढ़ाओ। श्रीकंठ बोला, मैं इतना जानता हूँ और आपके आशीर्वाद से मैं इतना मूर्ख भी नहीं, और आपने ही मुझे पढ़ाया लिखाया है, सही गलत की पहचान मैं कर सकता हूँ। और ये भी सच है कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कितने घर जुड़ गए हैं, लेकिन बात जिस लेवल की होती है उसी लेवल की जाती है। इस तरह पशुओं जैसा व्यवहार अगर मेरी पत्नी के साथ होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बेनी माधव सिंह भी थोड़ा सा गुस्सा हो रहे थे। वो बोले कि देखो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई ने गलती की है तो तुम उसे दंड दे दो, लेकिन इस तरह का काम मत। बेनी माधव सिंह को भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। वो बोले, ऐसी बातें और नहीं सुन सकता। लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, कोई दुश्मन नहीं। उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन इस तरह की हरकतें मत करो। श्रीकांत बोले, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता, अगर वो भाई होता तो इस तरह की हरकतें नहीं करता। बेनी माधव सिंह बोले कि स्त्री के पीछे ऐसा काम मत करो। गुस्से में आकर के दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब जो थे, मतलब कि बेनी माधव सिंह, वो चाहते थे कि लड़के का गुस्सा ठंडा हो जाए, और लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे ताकि वो ये नहीं चाहते थे कि मतलब कोई बोले कि लाल बिहारी ने गलती की, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं। गांव में कितने लोग जो थे, जो आज तक चाहते थे कि इनके घर में भी ऐसा लड़ाई झगड़ा हो, जैसा कि होता है गांव में, लोग एक छोटी सी चीज को लेकर भी बड़ा बना देते हैं। तो लोगों को जैसे ही कुछ पता चला, लोग उनके दरवाजे पर हुक्म चिलम तंबाकू पीने के बहाने आकर बैठने लगे। कई लेडीजों ने सुना तो लोग, उन्हें बड़ा शौक लगा कि बाप रे, सेकंड सिंह जैसा आदमी अपनी पत्नी के लिए अपने पिताजी से झगड़ा कर रहा है। गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका ये वर्षों का सपना था कि इनके घर में भी ऐसा कुछ हो और हमें मिले, हम भी भाषण देंगे। लेकिन आज बहुत सारे लोगों का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा था। लेकिन बेनी माधव सिंह जो थे वो बड़े ही स्मार्ट थे। वो बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर की बात लोगों तक नहीं आने। अब तुरंत से सॉफ्ट हो गए, बेटे से बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से गलती हो गई, मतलब अपराध कर दिया है तो क्या कर सकते हैं। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। अब उन्होंने बीए में ऑनर्स किया था, डिबेट करने की आदत थी, वो अपनी बात पर अड़े रहे। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी की थी वो उनकी समझ में नहीं आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब वो इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव बोले, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह तो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े भाई होकर माफ कर दो। श्रीकंठ बोला कि उसकी इस गलती को मैं कदापि, मतलब कि एट एनी कॉस्ट मैं इग्नोर नहीं कर सकता। या तो वह घर में रहेगा या मैं। अगर आपको वो प्यारा है तो मैं और मेरी पत्नी के साथ चला जाऊंगा, बस यही मेरा लास्ट डिसीजन है। लाल बिहारी सिंह चुपचाप दरवाजे पर खड़े ये सब सारी बातें सुन रहा था। और एक्चुअली में क्या था कि ये सब कुछ हो गया था, लेकिन लाल बिहारी सचमुच में अपने भाई से प्यार बहुत करता था, बड़े भाई। क्योंकि बड़े भाई जो थे ना, वो हमेशा इसका सपोर्ट किया करते थे। एक तो पढ़ा लिखा नहीं था, पहलवानी भी करता था, तो वो उसके लिए तरह तरह की चीजें ला कर देते थे। कहीं भी वो जाते तो उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आते थे। इवन
जब नागपंचमी के दिन दंगल में वो किसी गांव में जब जीता था, तो उसके भाई ने उस पर 5 रुपए का इनाम उसे दिया था और बहुत गर्व से बोलते थे, ये रहा मेरा भाई। अब लाल बिहारी को लगने लगा कि हाय, भैया ने ये क्या कह दिया कि वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, मेरे साथ रहना नहीं चाहते। अब मैं कैसे उनके सामने जाऊंगा। भैया मुझे अकेले में बुला करके अगर मुझे ना डांट देते, दो चार झापड़ भी लगा देते तो अच्छा होता। लेकिन ऐसा भैया क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं रह सकते। आज उसे लग रहा था कि मेरा भाई ऐसा कैसे हो गया जो मुझसे इतना प्यार। वह रोता हुआ घर आया और उसने अपने कपड़े पहने और आंखें पोंछी, जैसे कोई समझे नहीं कि वो रो रहा था। आनंदी के दरवाजे पर आकर बोला कि भाभी, भैया ने ये डिसाइड किया है कि वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, तो मैं अब इस घर से जाता हूँ, उनको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊं। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा कर। और यह कहते कहते लाल बिहारी थोड़ा इमोशनल हो गया। ही वॉज लिटरली अबाउट टू क्राई। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आंटी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो उन्होंने नफरत से उसकी तरफ देखा भी नहीं और निकल गए। लाल बिहारी आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब वो उसे लग रहा था कि क्यों बात इतनी बढ़ गई। ऐसा भी हो गया कि वो घर छोड़कर जा रहे हैं और अपने आप पर भी गुस्सा रहे थे। श्रीकांत पर भी कितना गुस्सा कोई होता है क्या। फिर उसे ये भी लग रहा था कि श्रीकांत कहीं मुझे लेकर इलाहाबाद न चला जाए, मुझे नहीं जाना उधर। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका गुस्सा बिल्कुल भी ठंडा हो गया। वह रोने लगी और फिर बोली श्रीकंठ को कि अरे लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, जाओ। श्रीकंठ बोले तो मैं क्या करूं। आनंदी बोली अरे भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे जो मैंने ऐसे झगड़े मेरी वजह से हो गए। श्रीकांत बोले मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी बोली नहीं बुलाओगे तो पछताओगे, बाद में गिल्टी फील होगा। श्रीकांत न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा भाभी मैं जाता हूँ, मेरा प्रणाम भैया को कह। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इससे मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊं। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और दरवाजे की तरफ गया ही था कि अंत में आनंदी दरवाजे से निकली और उसका हाथ पकड़ लेती और बोलती है तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। लाल बिहारी बोला नहीं नहीं, मुझे जाने दो, क्योंकि यहाँ मेरा कोई मुंह ना देखना चाहता है तो मैं दिखाऊंगा। आनंदी बोली मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी बोला नहीं भाभी, मैं तुम लोगों के साथ रहने लायक ही नहीं हूँ। आंधी बोली तुम ही मेरी सौगंध, मतलब कि मेरी कसम, तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। लाल बिहारी बोला कि जब तक मैं जान नहीं लेता कि भैया ने क्या मेरे बारे में सोचा है, तब तक मैं इस घर में नहीं रुक सकता। आंधी बोली अरे मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई अ, गुस्सा नहीं है और भाई भी ऐसा ही होंगे। अब श्रीकंठ भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उन्होंने आकर लाल बिहारी को गले लगाया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी बोला कि भैया आप कभी मत कहना कि तुम मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, आप जो दंड दोगे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। शिकंड ने कहा छोड़ भी लल्लू इन बातों को, भूल जाए, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे, दोनों भाइयों को गले मिलते देखे और फिर खुश हो गए। बोले बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना बना लेती। और उसके बाद गांव में भी जिसने ये सारी बातें सुनी, उन सब ने आनंदी और उसके परिवार की तारीफ करनी शुरू कर दी। तो इसी को बोलते हैं बड़े घर की बेटी। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द मनी, कि मतलब कैसी क्वालिटीज उसके अंदर थी। जब देखी कि सब बिगड़ रहा है तो उसने सब कुछ ठीक कर दिया। राइट, डन। एनी डाउट?